यस, डायरेक्टिंग तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में आपने देखा होगा डायरेक्टिंग को, राइट। आज हम लोग जा रहे हैं अपने मोटिवेशन के मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी पढ़ने के लिए। सो व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक? इट इज मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। यस, today's topic Maslow's need of hierarchy theory of motivation. Yes, so though what about Maslow? Before going for the Maslow, I just want to tell you some theories. That theories were the proven statements given by some discover करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, theories को develop करते हैं, right? जो discovery करते हैं क्या करते हैं, theories को develop करते हैं। So here today we are going to learn about some theories. First, that we, according to our chapter directing, we have Maslow's need of hierarchy theory. But उससे पहले मैं आपको थ्योरी से रिलेटेड कुछ पहले सिखाना चाहूँगा कि थ्योरी एक्चुअली होती क्या है। अगर आपने देखा हो तो अगर मैं आपको बताऊँ दैट वी हैव डिफरेंट क्लासेस विद अस, तो 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में साइंस में आप लोगों ने सलाइवा थ्योरी पढ़ी है, जिसे हम सैलिवेशन थ्योरी बोलते हैं, सलाइवेशन थ्योरी बोलते हैं। उसमें क्या था कि देयर इज अ डॉग, एक डॉग है जिसको पूरे एक रूम में बंद किया गया, और रूम में बंद करने के बाद उसको कंप्लीट कैमरे उसके ऊपर लगाए गए, कंप्लीट कैमरों से उसको देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, कैमरों के थ्रू उसको ऑब्जर्व किया गया। तो जब उसको कैमरों के थ्रू ऑब्जर्व किया गया तो वी आर फाइंडिंग कि उन्होंने नई नई चीज़ों को डिफाइन किया उसके अंदर। क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या किया उन्होंने कि जब भी वो उसको खाना देने के लिए जाते थे तो पहले एक बेल बजाते थे, पहले बेल बजती थी फिर खाना जाता था। तो उन्होंने रेगुलर ऐसा किया, ऑब्जर्वेशन में कैमरे लगे हुए थे, ऑब्जर्वेशन चल रहा था। तो फर्स्ट डे जब बेल बजाई, गेट खोला, खाना दिया। तो ये सैलिवेशन थ्योरी हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि जब भी डॉग के पास खाना देने जाते थे तो पहले बेल बजाते थे, उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया, फिर खाना देते थे। 5 to 6 डेज ऐसा करने के बाद जब 7th डे दोबारा से बेल बजाई तो ऑब्जर्व किया गया कि हमने उसे खाना नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाई। तो व्हाट द पर्सन्स ऑब्जर्व्स इन द कैमरा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डॉग है उसके मुंह से सलाइवा सीक्रेट होने लगा, सलाइवा निकलने लगा, है ना, सलाइवा एक्सक्रीट होने लगा। तो दैट इज व्हाट कि ये क्या है, एक थ्योरी है जो बताता है कि रेगुलर जो हम चीज़ एक्ट करते हैं, है ना, जो हम रेगुलर एक्ट करते हैं तो जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो क्या हुआ उसके बाद, तो जब 7th डे जब आया, 7th डे में उन्होंने जब उसको बेल बजाई लेकिन फूड नहीं दिया, तो क्या ऑब्जर्व किया कि वो डॉग है वो पूरे रूम में राउंड गोल गोल घूम रहा है, किसके लिए, फूड को ढूंढने के लिए कि फूड कहाँ गया। और एट दैट टाइम उसके मुंह से सलाइवा सिक्रीट होने लगा। तो एक्चुअली क्या है, दिस इज कॉल्ड सैलिवेशन थ्योरी, सलाइवेशन थ्योरी, राइट। सो हियर वी हैव वन मोर थ्योरी दैट वी आर गोइंग टू लर्न रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज called Maslow's need of hierarchy theory. According to Maslow's, ये कहते हैं कि every person have certain needs, हर person की कुछ needs होती हैं, and after satisfying the previous need, the person go for the next need. person कहाँ पे चला जाता है, next need पे चला जाता है। जैसे अब बहुत सिंपल सी बात है, सपोज मेरे पास अगर कार है तो मैं सोचूंगा कि मेरे पास अगर नॉर्मल कोई मारुति है तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास होंडा सिटी होनी चाहिए, होंडा सिटी है तो मैं बोलूँगा मेरे पास मर्सिडीज़ होनी चाहिए, मर्सिडीज़ है तो मैं सोचूंगा मेरे पास जगुआर होनी चाहिए। तो ये क्या है, दीज आर द नीड्स, नेवर एंडिंग नीड्स हैं। ह्यूमन बींग्स की नीड्स नेवर एंडिंग है, बट स्टिल हमारे जो मैस्लो हैं उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर हायरार्की है जिसमें हर ह्यूमन की नीड्स को हमने क्या किया है, असेंबल किया है। तो हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्या करना है, नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, नीड्स को लर्न करना है। सो आई होप यू आर एबल टू सी, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, मैन डज एवरी वर्क टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। हम सब लोग काम कर रहे हैं किसके लिए, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अ मैन हैज़ वेरियस नीड्स एंड देयर ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड। अलग अलग नीड्स होती हैं हर इंसान की, राइट ना, उनका ऑर्डर भी डिटरमाइंड होता है। सो द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग सर्व एज अ मोटिवेशन फॉर हिम। क्या, द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग सर्व एज अ मोटिवेशन फॉर हिम। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिवाली आ रही है, मान लीजिए दिवाली अगर आ रही है तो वी आर डूइंग हार्ड वर्क टू गेट द बोनस और एक्स्ट्रा अमाउंट्स। वाई?
बिकॉज आर नीड्स वर अराइजेज ड्यू टू दैट फेस्टिवल। उस फेस्टिवल की वजह से हमारी नीड्स बढ़ने वाली हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, राइट। जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम मोटिवेट होंगे अपने आप में और ज़्यादा काम करेंगे, हार्ड वर्कर बन जाएंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ ह्यूमन नीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तो मैस्लो ने क्या किया, ह्यूमन नीड्स की प्रायोरिटी को देखकर उन्होंने ह्यूमन नीड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। ह्यूमन नीड्स की प्रायोरिटी को देखकर ह्यूमन नीड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ। जनरली आपने सुना होगा पंडित लोग होते हैं या फिर जो साधु संत होते हैं वो भाषण देते हैं, है ना, कहते हैं क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, है ना, जनरली सुना होगा, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है शायद ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है ना। गलत क्यों है, क्योंकि देखो इफ आवर वांट्स, हमारी जो वांट्स हैं वो कंप्लीट हो गई तो लाइफ ही खत्म हो गई। वांट्स कभी सेटिस्फाइड होने ही नहीं चाहिए, है ना। अगर कोई एक वांट सेटिस्फाई होए तो तुरंत दूसरी नीड आ जानी चाहिए, फिर दूसरी नीड सेटिस्फाई हो तुरंत थर्ड नीड आ जानी चाहिए। जैसे पहले इफ यू हैव 1 हाउस, अगर आपके पास 1 हाउस है तो आपकी नीड होनी चाहिए 2 हाउस की, 2 हाउस हैं तो 3 हाउस की, 3 हाउस हैं तो 4 हाउस की। मीन्स नीड्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर सारी नीड्स कंप्लीट हो गई, तो फिर क्या बचा, कुछ नहीं। जिंदगी को जीने के लिए कोई रेस, ये क्या है, जो हमारी लाइफ है, इट इज अ रेस। क्या है ये, एक रेस है। उस रेस में हम सब लोग भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम सब लोग उस रेस में भाग रहे हैं, है ना। तो जनरली क्या होता है, जैसे 10th क्लास में जब आप लोग थे तो मम्मी पापा क्या कहते थे, बेटा बस 10th पढ़ ले, बस 10th के बाद तो सब आसान है, आराम से हो जाएगा, 11th में कुछ नहीं बोलेंगे तेरे को। फिर आप 12th में आ गए, फिर से वही बोल रहे हैं, क्या बस 12th कर ले, फिर तो क्या है, पढ़ियो नहीं पढ़ियो तेरे ऊपर। फिर 12th कर लोगे ना, फिर बोलेंगे ग्रेजुएशन है बेटा, ग्रेजुएशन ढंग से निकाल ले, उसके बाद जॉब लगनी है, अच्छी जॉब तभी मिलेगी जब अच्छे मार्क्स आएंगे। जब ग्रेजुएशन हो जाएगी तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बोलेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये हमें सिखाता है कि हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल तो होनी चाहिए, वो पूरी तो होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही आपकी नीड पूरी होती है तो आपको अपनी सेकंड नीड पर कूद जाना है, सो दैट कि आपकी जो लाइफ की जो रेस है वो कभी खत्म ना हो, है ना। ये जो स्पिरिट है वो खत्म ना हो। ये स्पिरिट मोटिवेशन ही डेवलप, मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन क्रिएट करती है हमारी नीड्स। जितनी ज़्यादा नीड्स होंगी उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और उतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनेंगे। क्यों, टू कंप्लीट आवर नीड्स, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, है ना। सो हियर वी हैव टोटल 5 नीड्स। हमारे पास कितनी नीड्स हैं, 5। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। फर्स्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड। सेकंड इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड इज social need, fourth is esteem need, and fifth is self actualization need. सबसे पहली जो नीड अराइज होती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा और मकान। क्या, रोटी कपड़ा और मकान, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड। अगर हम लोग इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हंगर, खाना, ये क्या है, हमारी सबसे बेसिक नीड है। किसी भी ह्यूमन बीइंग की सबसे बेसिक नीड 3 होती हैं, 3, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो ये 3 नीड्स आर कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल नीड्स। दीज 3 बेसिक नीड्स आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, रोटी कपड़ा और मकान, राइट। सो when you complete your that need, hunger need जब satisfy हो जाएगी, कौन सी नीड, हंगर नीड, रोटी कपड़ा मकान, तो तुरंत आप दूसरी नीड पर आ जाओगे, वो है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जिसको हम स्टेबिलिटी ऑफ इनकम भी कहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम मीन्स, मतलब मुझे अब इतना बचा के रखना है, पहले तो पैसे आ गए, खाना खा लिया, खाना खाने का जुगाड़ पूरी हो गई, छत आ गई, कपड़े पहन लिए,
जब ये नीड पूरी हो जाएगी तो हम किस पर चले जाएंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पर। मींस अब हम अपने फ्यूचर को सेव करना शुरू कर देंगे। जैसे फ्यूचर में मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि कोई जो कुछ ऐसे चीज़ें आए जो मिस हैपनिंग्स अगर आएंगी तो मैं उन मिस हैपनिंग्स को कंप्लीट कर पाऊंगा, मिस हैपनिंग्स को दूर कर पाऊंगा। ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब कहलाती है मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। कौन सी नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। कौन सी होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, वो ऐसी नीड्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं कि जो बेसिक नीड्स से ऊपर है, जहां पर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ इनकम की बात करते हैं कि मेरे पास इनकम की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मेरे पास एक ऐसी जॉब होनी चाहिए जहां से रेगुलर इनकम मेरे पास आती रहे, या मेरा एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जहां से रेगुलर इनकम मेरे पास आएगी। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। व्हेन, जब आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तब आप पहुंचेंगे अपनी थर्ड नीड पर, कॉल्ड सोशल नीड्स। थर्ड नीड कौन सी है हमारी, सोशल नीड है। अब ये सोशल नीड क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं हमारे रिलेशंस, हमारा लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ये सब किस में आता है, सोशल नीड्स में आता है। किस में आता है, सोशल नीड्स में। मतलब मेरे पास रहने को घर है, खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं। तो सेकंड पे गया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पर, वो क्या कहता है कि हाँ मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है ना, मेरे पास एक कंप्लीट पेंशन प्लान है कि फ्यूचर में मेरे पास कुछ हो ही नहीं होए लेकिन मेरे को पेंशन मिलती रहेगी, मैंने अपने आप को सिक्योर कर लिया। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। और जैसे ही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड खत्म होती है, वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट नीड कॉल्ड ही मेरी सोशल। जैसे मेरी सोशल नीड्स खत्म होती है, सोशल नीड एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मेरी सोसाइटी में मेरे रिलेशंस, मेरा फ्रेंड सर्कल है ना। देखो जब हम कब करते हैं फ्रेंड सर्कल्स को बढ़ाते कब हैं, जब हम कंप्लीट हो जाते हैं, है ना, तब हम ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपने देखा होगा जनरली आपके जो नेबर्स हैं आप लोग एक्सचेंज करते हो। अगर आपके घर पे कोई फूड बना है अच्छा वाला तो अपने पड़ोसी को देकर आते हो, पड़ोसी आपको देने आते हैं, है ना। क्या है ये, फ्रेंडशिप है, ये लव है, ये अफेक्शन है, रिलेटेड टू योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सोशल नीड्स। इसे हम क्या बोलते हैं, सोशल नीड्स बोलते हैं। आफ्टर योर सोशल नीड्स वी गो टू द नेक्स्ट नीड कॉल्ड एस्टीम नीड्स। व्हाट इज द नेक्स्ट नीड, वी हैव एस्टीम नीड। एस्टीम नीड मीन्स स्टेटस। एस्टीम नीड मीन्स स्टेटस। व्हाट इज द स्टेटस, स्टेटस मीन्स समाज में रुतबा, समाज में मेरी इज्जत। क्या है, एस्टीम नीड, राइट। जैसे आई हैव जैगुआर, राइट, आई हैव मर्सिडीज, तो ऑडी, तो दीज आर द कॉल्ड एस्टीम नीड्स। मतलब जब मेरी सारी नीड्स फुलफिल हो गई, मतलब बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई तो मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे आ गया, सेफ्टी सिक्योरिटी कंप्लीट हो गई तो मैं सोशल नीड पे आ गया, सोशल कंप्लीट हो गई तो अब मेरी फोर्थ नीड आती है एस्टीम नीड। कौन सी नीड, एस्टीम नीड। जैसे हमारे अंबानी, राइट, एरोप्लेन गिफ्ट किया उन्होंने अपनी वाइफ को, तो क्या है ये एस्टीम नीड है, राइट। क्या है ये, एस्टीम नीड, जहां पर क्या हम पहुंचते हैं, अपनी सारी 3 नीड्स कंप्लीट हो जाने के बाद हम 4th नीड पे पहुंचते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्टीम नीड। क्या बोलते हैं, एस्टीम नीड, मतलब स्टेटस। क्या कहते हैं इसको हम, स्टेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटस, जॉब टाइटल। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर अ चेयरमैन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, एस्टीम नीड है ना। हाईएस्ट पोजीशन पर बैठ गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट पोजीशन पर बैठ गए, क्या है, एस्टीम नीड है, राइट। जैसे हम क्या बोलते हैं, एस्टीम नीड कहते हैं। एस्टीम नीड के बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। व्हाट इज दैट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मीन्स, जिससे हम बोलते हैं अरे भाई मेरी लाइफ में सब खत्म हो गया, सब पूरा हो गया, मेरी सारी इच्छाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, अब भगवान चाहे तो उठा ले। सुना है, दादा दादी से सुना है कि भाई कभी कभी जनरली दादा ही सुना होगा, बस इसकी शादी और देख लूँ फिर उठा ले तो कोई बात नहीं, है ना, ये काम और हो जाए फिर उठा ले तो कोई बात नहीं। ये क्या है कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर पहुंच ही नहीं पाते, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से पहले ही हम मर जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है, जिस एक ऐसी पोजीशन पे मैं आ गया जहां पर मैं कह सकता हूं मेरे सारे काम पूरे हो गए, मेरी सारी नीड्स, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं,
अब भगवान उठा ले तो कोई बात नहीं, राइट। कौन पहुंचा था यहाँ पे? महात्मा गांधी पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे? महात्मा गांधी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर पहुंचे थे, जिनको हम कहते हैं कि वो एक ऐसी नीड पर पहुंच चुके थे, भारत को आजाद कराना, भारत को आजाद कराना उनका मेन मोटिव था। उन्होंने भारत को आजाद करा दिया था और उसके बाद उनकी डेथ हुई। सो व्हाट वी से, इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि वो बंदा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर पहुंच गया। मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज अ लास्ट नीड ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन लाइफ विच वी कॉल की वेरी फ्यू पर्सन्स रीच देयर। बहुत ही कम लोग वहां तक पहुंचते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम तो यही कहते हैं बस ये और हो जाए, ये और देख लूं, ये और देख लूं, शादी और देख लूं, फलाना और देख लूं। ये क्या है? हमारी नीड्स कभी खत्म ही नहीं होती। और मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि नीड्स शायद कभी खत्म होनी भी नहीं चाहिए, नीड्स कभी खत्म होनी भी नहीं चाहिए। ये एक रेस है, भागो, जितना तेज भाग सकते हो उतना तेज भागो, सारी नीड्स को फुलफिल कर लो। फिर जब नीड्स फुलफिल हो जाएं तो और बड़ी बड़ी नीड्स हमारे सामने आनी चाहिए, और जब वो फुलफिल हो जाएं तो फिर और बड़ी बड़ी नीड्स हमारे सामने आनी चाहिए। और यही एक लाइफ का पार्ट है, और इस तरीके से लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। जब नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचता, और फिर हम सिर्फ दाल रोटी खा के ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो ये कोई, मेरे को लगता है इसमें कोई सेंस है ना। तो हियर वी हैव हाउ मेनी नीड्स? मैस्लो गिव अस 5 नीड्स। मैस्लो ने हमें कितनी नीड्स दी हैं? 5 नीड्स हमको दी हैं। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अगर इसको हम लोग इंडिविजुअल एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे फिजियोलॉजिकल नीड है हमारे हंगर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, सोशल नीड में फ्रेंडशिप, एस्टीम नीड में स्टेटस, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सेल्फ फुलफिलमेंट, कंप्लीशन ऑफ सब एवरीथिंग, एवरी नीड्स। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल के हिसाब से हम क्या बात करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बेसिक सैलरी। मेरा फिजियोलॉजिकल नीड क्या है? मेरी बेसिक सैलरी है, कि मेरी बेसिक सैलरी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि मेरी सारी नीड्स फुलफिल हो पाएं। इसे हम बोलते हैं बेसिक सैलरी, कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट हमने रखा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में पेंशन प्लान। क्या रखा है? पेंशन प्लान। पेंशन प्लान का मतलब क्या है? जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो फिर मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? मैं काम तो कर नहीं पाऊंगा, उस समय पर मेरे को क्या मिलती रहे? पेंशन मिलती रहे, प्रोविडेंट फंड मिले बहुत सारा। दैट वी कॉल इट एज safety and security needs. Next we have social needs called relationship, relations with colleagues. जहाँ पे मैं काम करता हूँ उनके साथ मेरा रिलेशन कैसा है, call it as social needs. After your social need you go for the esteem need called job title. The highest position you want in the organization called your job title. And the last is achievement of goals. मीन्स जो भी मेरे गोल से उन सब का मैंने अचीवमेंट कर लिया। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बताया था कि टारगेट जो मुझे बोला था वो टारगेट मैंने अचीव कर लिया, तो वो टारगेट को अचीव करना ही क्या कहलाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहलाता है। ठीक है, एक बहुत अच्छी सी बात है जो बिल गेट्स ने कही थी। क्या? इफ यू बॉर्न पुअर दिस इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट इज कंप्लीटली योर मिस्टेक। बिल गेट्स ने क्या कहा था? बिल गेट्स ने कहा था अगर आप गरीब फैमिली में पैदा हुए हो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो ये पक्का आप ही की गलती है। इफ यू बॉर्न पुअर, इफ यू बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इट इज नॉट योर मिस्टेक, but if you died poor then definitely it is your mistake because you are not putting your efforts to accomplish your goals. आपने अपने efforts नहीं लगाए अपने goals को complete करने के लिए, तभी क्या है? आप कैसे हो कि भाई अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसकी रेस में भाग नहीं सकते हो
तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते पापा आपने ये नहीं किया, मम्मा आपने ये नहीं किया। नो, उन्होंने जो भी किया वो किया। What you do for yourself, आपने अपने लिए क्या किया। तो जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग, हमेशा अपने बारे में सोचो और सोचो कि आपने क्या किया, और नहीं किया तो कब करेंगे, इसके बाद कब करेंगे, राइट। तो ये तो मौका है आखिरी आपकी क्लास का 12th का कि अभी चाहो तो कुछ भी, वो कहते हैं ना फतेह हासिल कर सकते हो, वही अभी सब कुछ आपके हाथ में है। मेहनत करके, हार्डवर्क करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हो। नहीं तो जस्ट ब्लेमिंग टू अदर्स, मम्मा आपने ऐसा किया, पापा आपने ऐसा किया, भाई आपने ऐसा किया, सर आपने ऐसा किया, बस ब्लेमिंग करना बेकार की बात है। सो आई होप इट इज अंडरस्टूड, इट इज क्लियर टू यू ऑल। टुडे we are going to learn with directing the topic element of directing called leadership. Yes, leadership. The person who have the power, who have an attempt to aimed at influencing the behavior of others, right? The person who have that much of capacity to influence the behavior of others, to change the behavior, to change the attitude of others, and make all the efforts towards achieving the organizational goal. That is called the leader. वो क्या है? Leader है. So what is that leadership? So it refers to influencing others in such a manner to do what the leader wants them to do. कुछ ऐसा करना या ऐसा कराना जो उनका लीडर उनसे चाहता है, और लोग एम्प्लॉय वैसा ही काम करें, यही क्या कहलाता है? लीडरशिप कहलाता है। Leadership quality is that quality in which a person is be influenced by the leader to do work what the leader wants. It is known as leadership, right? So here we have features of leadership. First is influencing process. फर्स्ट क्या है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। मीन्स जो लीडरशिप है वो एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है। मीन्स वी आर इन्फ्लुएंसिंग आवर एम्प्लॉइज, मीन्स अ लीडर इज इन्फ्लुएंसिंग देयर एम्प्लॉइज टू वर्क हार्ड, ऑलवेज इन्फ्लुएंस टू वर्क हार्ड, दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, बिहेवियरल चेंजिंग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका लीडर बहुत ही अट्रैक्टिव है, मींस बहुत ही ज़्यादा वी से दैट कि उसकी जैसी पर्सनालिटी है जो बहुत ही सुपर्ब है। सुपर्ब मींस वो उसकी पोजीशन पे खड़े उतरता है, जैसे हमारे मोदी जी है ना, व्हाट द पर्सनालिटी ही हैव, राइट। सो उनका बोलने का तरीका, उनका स्टाइल, ये सब क्या है? दिस इज आ लीडरशिप स्टाइल। ये क्या है? लीडरशिप क्वालिटी है। सो वी से दैट बिहेवियरल चेंजिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? एक ऐसा लीडर जो अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को चेंज करने की क्षमता रखता हो, अपने अंदर अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को चेंज करने की क्षमता रखता हो, उसे बोलते हैं बिहेवियरल चेंजिंग प्रोसेस, राइट। थर्ड है इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। लीडर और फॉलोअर्स मींस सुबॉर्डिनेट्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, दैट कि जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉय को समझ सके और एम्प्लॉइज लीडर को समझ सके, सो दैट दे कैन डू द जॉइंट एफर्ट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, राइट। नेक्स्ट वी हैव कॉमन गोल अचीविंग। जो गोल लीडर का है वही गोल हमारा भी है, मतलब एम्प्लॉइज का भी है। सो व्हाट इज दैट कॉमन गोल? यहां पे क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर और उसके एम्प्लॉइज का गोल कैसा है? कॉमन है। वो एक ही गोल के लिए सब लोग कोलैबोरेटिवली एफर्ट्स लगा रहे हैं, कॉमन गोल के लिए सब जॉइंट एफर्ट्स लगा रहे हैं। वी से दैट इट इज कॉल्ड कॉमन गोल अचीविंग। क्या कहलाता है? कॉमन गोल अचीविंग। क्लियर? फिर लास्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब रेगुलर करना पड़ता है। जैसे आप अपने एम्प्लॉइज को काम करते हुए चेक करोगे वो काम कर रहे हैं या नहीं, वो काम ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं, राइट। उनको बार बार ऑर्डर्स दोगे, बार बार इंस्ट्रक्शंस दोगे, बार बार उनसे काम को लोगे, उनको काम दोगे। ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स है। तो लीडरशिप का क्या है? एफर्ट्स कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की स्टाइल 3 टाइप्स की स्टाइल है हमारे पास। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल वी हैव? 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल वी हैव। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, second is democratic, and third is laissez-faire.
autocratic, democratic and laissez-faire. So what are the three styles of leadership? First is autocratic. Autocratic मतलब पावर टू टेक डिसीजन एक ही बंदे के हाथ में होगी। जहां पे पावर टू टेक डिसीजन एक ही बंदे के हाथ में होगी उसे हम बोलेंगे ऑटोक्रेटिक। सिंगल मैन डिसीजन क्या है? सिंगल मैन डिसीजन है। सिंगल मैन डिसीजन क्या? जहां पे पावर टू टेक डिसीजन किसके हाथ में होगा? एक बंदे के हाथ में होगा, उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल। एक ऐसा लीडर जो किसी की नहीं सुनता, जो अपना काम करता रहता है, किसी की नहीं सुनेगा, किसी की नहीं सुने, कुछ अच्छा कोई अच्छी बात बताएगा तो भी नहीं कोई सुन रहा। दैट इज व्हाट कि वो ऐसे लीडर्स बिल्कुल फेलियर होते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते, राइट? उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक। फिर आता है हमारा डेमोक्रेटिक, ओपन कम्युनिकेशन, बिलीव इन एम्प्लॉइज। ये ओपन कम्युनिकेशन, जैसे हम हमारे लीडर को जिताते हैं, कैसे जिताते हैं? वोट डाल के। क्या है? डेमोक्रेटिक है। हमारी कंट्री क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाई वी कॉल इट डेमोक्रेटिक? क्योंकि हमने अपना लीडर खुद चूज किया है, राइट? ऐसे ही डेमोक्रेटिक स्टाइल का मतलब है ओपन कम्युनिकेशन। कोई अगर डिसीजन लीडर दे रहा है तो सब खुलकर जवाब दे सकते हैं, सर ऐसे नहीं ऐसे कर लो, और वो उनकी बातों को मानेगा भी, राइट? एंड बिलीव इन एम्प्लॉइज, और अपने एम्प्लॉइज पर भरोसा करने वाला बंदा क्या कहलाता है? डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहलाता है। ऐसे लीडर्स जो क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉइज पे भरोसा करते हैं, राइट? उनको मौका देते हैं कि वो भी अपने व्यूज रख सके। अगर कोई बात डेमोक्रेटिकली, अगर कोई बात लीडर ने गलत बोली है तो उसको करेक्ट भी कर सकें, इतनी हिम्मत होनी चाहिए वर्कर्स में। वो कब होगा? जब हमारे लीडर की स्टाइल कैसी होगी? डेमोक्रेटिक होगी, राइट? जब आपने कई बार देखा ना, जब भी कोई नई पॉलिसी आती है तो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, है ना? सुना है ना? जैसे हमारा वो किसान आंदोलन जो हुआ, तो क्या हुआ? अगर हमें उनके अपने लीडर की बात पसंद नहीं आई तो हमने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और फिर बाद में उन्होंने उस बात को माना भी। तो यही क्या कहलाता है? डेमोक्रेटिक स्टाइल कहलाता है। लीडर ऐसा ही होना चाहिए जो लोगों की बातों को माने, समझे, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी मानकर उनको आगे फॉलो करे। लास्ट है लेज़ीज़-फेयर। लेज़ीज़-फेयर क्या होता है? लीडर गिव हिज सबऑर्डिनेट कंप्लीट फ्रीडम। भाई ऐसा करो, मैं पहुंचा ऑर्गेनाइजेशन में, सुनो भाई तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालो, तुम परचेज डिपार्टमेंट, तुम सेल्स डिपार्टमेंट, तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सबको बोल दिया। अब you all are accountable, responsible and you have only the authority to take decisions along with you, right? मतलब लेजीज फेयर, और जैसे हम रेन फेयर कहते हैं, रेन फेयर ये ऐसे स्टाइल है जहां पर एक लीडर फ्रीडम दे देता है अपने एम्प्लॉइज को कि आप अपने हिसाब से डिसीजंस लो, मुझे बस काम कंप्लीट चाहिए, टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, डिसीजंस आपके होंगे। इसे क्या बोलते हैं? लेजीज फेयर बोलते हैं, राइट? क्लियर है? उसके बाद लास्ट है हमारा क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। लास्ट क्या है? क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। आपके लीडर में कौन कौन सी खास बात होनी चाहिए जो आप अपने लीडर में देखना चाहते हो? वो है फिजिकल फीचर, मतलब उसकी पर्सनालिटी, राइट? क्या उसकी पर्सनालिटी उसके हिसाब से होनी चाहिए, उसके काम के हिसाब से होनी चाहिए। इट शुड बी कि वो लगे कि वो लीडर है, वो दिखना चाहिए कि वो लीडर है ना? एक छोटा सा हाइट का पतला सा अगर लीडर बना दोगे तो वो लीडर की फीलिंग नहीं देगा, है ना? इट शुड बी कि वो लीडर कैसा होना चाहिए, एक उसकी पर्सनालिटी उसके हिसाब, काम के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे आपने देखा मोदी जी की पर्सनालिटी, या फिर मोदी जी के पीछे जो ब्लैक कमांडोज चलते हैं, उन ब्लैक कमांडोज की पर्सनालिटी मैटर करती है कि सामने वाला बंदा उनसे डर जाएगा देखकर, है ना? अब एक पतला सा बंदा ले लिया छोटे सी हाइट का, अब उससे कौन डरेगा? कोई डरेगा? नहीं डरेगा। तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है हमारा फिजिकल फीचर। इट शुड बी हैव अ हाई ग्रेट फीचर, फिजिकल पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे पता लगना चाहिए कि ही और शी इज अ लीडर। नेक्स्ट इज नॉलेज। लीडर बनाए हो, आप कौन हो? लीडर हो, और अगर लीडर हो तो क्या नॉलेज भी कैसी होनी चाहिए? बहुत ही ज्यादा अच्छी। ऑलराउंडर होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए आपको? ऑलराउंडर। क्यों? बिकॉज यू आर द लीडर। आप मोदी जी को देखते हो, क्या है? ऑलराउंडर पर्सनालिटी है ना? दैट वी से दैट कि नॉलेज कैसी होनी चाहिए? बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच योर persons ask from you, and you have the knowledge to solve every problem in the organization.
ऑर्गेनाइजेशन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉलेज। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल मतलब एक लीडर को ध्यान रखना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है, थर्ड ग्रेड के एम्प्लॉय से बात कर रहा है या फिर एक नॉर्मल एम्प्लॉय से बात कर रहा है, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय से बात कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप लेबर से बात कर रहे हो और टेक्निकल जार्गन्स को यूज कर रहे हो, एक लीडर है जो टेक्निकल जार्गन्स यूज कर रहा है टाइम ऑफ टॉकिंग विद लीडर्स, लीडर से बात करते वक्त, तो क्या होगा, लीडर को समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है, तो क्या कह रहा है, और लेबर ने क्या कर लिया, हाँ ठीक है सर समझ में आ गया, हाँ आ गया, चले गए। अब लेबर को समझ में ही नहीं आया। तो एक लीडर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए सो दैट एवरीवन कैन नो अबाउट इट। एंड द लास्ट इज इनिशिएटिव। ही हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटीज टू इनिशिएट, वो बार बार इनिशिएशंस ले सके। जब हमें सपोज करो हमें एक बात करनी किससे, मैनेजमेंट से बात करनी है, तो मैनेजमेंट से बात करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, मेरा लीडर जाएगा बात करने के लिए, राइट। तो आप जब हमसे काम कराते हो तो हम काम करते हैं, लेकिन जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी प्रॉब्लम लेके कौन जाएगा, लीडर जाएगा मैनेजमेंट के पास। तो उनके पास ये इनिशिएशन होना चाहिए अंदर से कि वो ये काम कर सकें। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल।